हेलो बच्चों, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज घूमती रहती है जो भी बच्चे जेई की तैयारी करते हैं उसमें फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी में कंफ्यूजन क्योंकि उनके रीच में जो बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी एक हो गई बुक और एक दूसरी बुक की अगर हम बात करें तो एससी वर्मा हो गई। तो एससी वर्मा बुक में और एनसीईआरटी बुक में जो सिग्मा का फॉर्मूला दिया हुआ है दोनों में अलग अलग दिया हुआ है। अगर हम फॉर्मूला देखें, एक जगह दिया हुआ है एन स्क्वायर टाउ बाई एम एनसीईआरटी जैसी जगहों पे, और जो एससी वर्मा है सर की बुक है उनमें लिखा हुआ है एन स्क्वायर टाउ बाई 2m। तो इनमें से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा इस्तेमाल करना है क्या नहीं है। तो वीडियो में मैं इस पूरी कहानी को पूरी जो भी मेरे पास जानकारी है उसको बताने से पहले मैं दो बातें बहुत क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको दिमाग में ये बात रहे। पहली बात ये है कि there is no physical way. These two answers are based on different assumptions. There is no physical way to find out which formula is more correct. Physical way नहीं है, मतलब आर्ग्यूमेंटल बातें हो सकती हैं, थ्योरेटिकल बातें कर सकते हैं, सारी बातें कर सकते हैं, पर फिजिकल वे नहीं है कि इसका पता लगाएं कि कौन सा फॉर्मूला सही है। ये एक पहली इंपॉर्टेंट बात है जो समझ में आनी चाहिए। फिजिकली हम इसको पता नहीं लगा सकते कि विच फॉर्मूला इज मोर करेक्ट। अभी तक जितना हमें पता है, जितना हम साइंस समझते हैं उसके हिसाब से हम नहीं बता सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों फॉर्मूले स्कूल ऑफ थॉट्स के फॉर्मूले हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के फॉर्मूले हैं। दोनों फॉर्मूलों से हमारे जीवन में कोई असर नहीं होने वाला है कि अगर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें या ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें या इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। आपको लगा ऐसा कैसे दो अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे? आंसर इज अ डिफरेंट थिंग। एक है अंडरस्टैंडिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला किसी ने बचपन से एक मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो एरिया ऑफ उन सारी मैथ्स उनका डेवलप है, पर जब स्टार्टिंग में बेस एजम्पशन लिया था तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला उन्होंने a इंटू बी यानी लेंथ इंटू विड्थ की जगह हाफ लेंथ इंटू विड्थ ले लिया होता, तो उनकी मैथ्स भी अगर उसी तरह से सब कुछ हो रहा होता तो बिल्कुल वैसी ही डेवलप हो रही होती, उस पर जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहला एक जो एजम्पशन जहां माना गया वहां पे कांस्टेंट जो लगा हुआ है हाफ, या इंपीरिकल फैक्टर जो हाफ है या हाफ नहीं है, इसका बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। इंट्यूटिवली ये जो चीज कहना चाहता है, जो ये बताना चाहता है, वो अभी भी वैसे ही बताएगा जैसे पहले बता रहा है। ये दूसरी बात में एक और बात जोड़ रहे हैं, पर अगर जेई में सवाल आ गया कि विच फॉर्मूला इज करेक्ट, मान लो कोई आंसर निकालना ही है बाकी सारी वैल्यूज देकर, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये क्लैरिटी आ गई होनी चाहिए आपको कि ये क्या है। अब बात आती है कि क्या है इस फॉर्मूले में, क्या कहानी है इस फॉर्मूले की। तो पहले मैं इस फॉर्मूले को जो डिराइव किया है एससी वर्मा सर ने, बहुत ही इंट्यूटिव वे से डिराइव करा है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, मतलब ऐसा तरीके से एवरेज वाली बात की है जो हमारे दिमाग में घुसती है, जो हमें लगता है कि ये सही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वही एवरेज स्पीड होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से उन्होंने वो काम करने की कोशिश की है। बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, पर उन्होंने बात वही कही है जो इंट्यूटिवली हमारे दिमाग में बैठती है कि एवरेज स्पीड का मतलब, ड्रिफ्ट स्पीड जब हम निकालने की कोशिश कर रहे थे तो एवरेज स्पीड का जो मतलब होता है वो हमारे पास जो एवरेज स्पीड का वैल्यू आ रही है वो आपके पास वही आ रही है जैसी हमें पता है, मतलब एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके हिसाब से आंसर आ रहा है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये इन्होंने ऐसे डिराइव किया हुआ है। सिमिलरली नॉट ओनली हिम, आपने शायद पढ़ी होगी जो आईटी कानपुर में हमारे सेकंड सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कोर्स होता है, उस कोर्स में भी एक बुक चलती है हमारे यहाँ जिसका नाम है डेविड ग्रिफिथ की किताब चलती है, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बढ़िया किताब मानी जाती है। उस किताब में भी अगर बात की जाए तो उस किताब में भी अगर देखा जाए तो इन्होंने जो किया हुआ है, इनके में भी जो ये है वो 2 का फैक्टर आ रहा है, और इन्होंने ये लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि दिस इज एक्यूरेट फॉर्मूला, आई एम नॉट क्लेमिंग इट इज एक्यूरेट फॉर्मूला, बट आई एम क्लेमिंग दैट इट इज एब्सोल्युटली यूजेबल फॉर्मूला। आई मीन आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, आप इसको यूज करने में सही है। हाफ आएगा कि नहीं आएगा ये डिबेटेबल है, पर इन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस डिबेट का, दिस डिबेट लीड्स नोवेयर, इससे हमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला।
अब बात आई कि जब इन्होंने भी यही कहा है, शर्मा सर ने भी यही कहा, तो कुछ लोग वो होंगे भी जिन्होंने वो हाफ वाला फैक्टर नहीं लगाया था। हाँ, तो ये जिसने ये मॉडल दिया था, जिसने ये पूरी की पूरी हाइपोथेसिस एजम्पशन मैथमेटिकल मॉडल दिया था, उनका नाम है, उनकी अगर हम नाम की बात करें, उनका नाम है ड्रूड। ड्रूड मॉडल कहलाता है ये, ड्रूड्स मॉडल। ये ड्रूड्स मॉडल कहलाता है, जिसकी कहानी पे हम बात करने वाले हैं। ड्रूड ने क्या मॉडल दिया था? इस ड्रूड मॉडल के हिसाब से जो पहला आंसर आता है वो वही है। ये क्लासिकल एजम्पशन से इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल मान के किया जाता है। इसका बहुत लेस रिजेंबलेंस होता है आज के हिसाब में क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो हम पढ़ रहे हैं हमें तो वही पढ़ना है कि क्या क्वांटम वांटम, हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि वो बड़ी बड़ी बातें, हमें इसलिए पढ़ना है, हमें चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में। तो एम्बिग्यूटी सिलेबस की है, इसलिए हमें इस बात को उठाना पड़ेगा। तो ड्रूड मॉडल ने क्या कहा? ड्रूड मॉडल ने कहा, उन्होंने रिलैक्सेशन टाइम का नाम स्कैटरिंग टाइम भी रखा और वो टाइम ऑफ कोलिजन भी जैसे मान सकते हैं वैसे मान लीजिए। उन्होंने रिलैक्सेशन टाइम या स्कैटरिंग टाइम की परिभाषा उन्होंने कहा कि वो है जिसके बाद वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो चल रहा था वो भूल जाता है, यानी अचानक से रैंडमाइज हो जाता है, जैसे टक्कर होती है, जैसे भी रीजन होगा, उस टाइम के बाद, उस टाइम के रिलैक्सेशन टाइम के बाद, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो बायस्ड होकर चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा था, जैसे ही वो किसी टक्कर करता है या कुछ करता है, तो जैसे रिलैक्सेशन टाइम या स्कैटरिंग टाइम या टक्कर का टाइम, जो भी आप कहना चाहें, उस समय के बाद वो अचानक से सब कुछ भूल जाता है, अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं। टक्कर ऐसी होती है, रैंडम मोशन करता है, यानी पुराना ऑक्यूपाइड जो भी वेलोसिटी है वो खत्म कर देता है। तो दिस इज व्हाट द टाइम ऑफ कोलिजन, जो स्कैटरिंग टाइम या रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन है, वो उन्होंने इस तरह से टाउ डिफाइन किया। तो ही हैज डिफाइंड टाउ, जो कि उन्होंने कहा कि अनकोरिलेटेड है, मुझे नहीं पता कहां से आएगा, पर ये टाउ जो टाइम है, इस टाइम में वो इलेक्ट्रॉन अपनी पुरानी बात को भूल जाता है। टाउ में तो ये अपनी पुरानी बात में भूल जाता है। तो अगर वो टाउ टाइम में पूरा भूल जाता है तो डीटी टाइम में कितना, ये प्रोबेबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो उन्होंने कहा डीटी टाइम में कितना भूलेगा, तो डीटी टाइम में प्रोबेबिलिटी है dt बाई टाउ, ये है प्रोबेबिलिटी, ये है प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी है ये? dt बाई टाउ। dt टाइम में वो इलेक्ट्रॉन अपनी चेंज को, जो चेंज आया था उस चीज को भूल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने ये बताई। डी टाइम में उसकी प्रोबेबिलिटी को ये बताया, वो फिर से भूल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? डी टाइम में वो वेलोसिटी को भूल जाएगा, ये बात इन्होंने कहीं कहीं कहने की कोशिश की, ये बात समझ में आनी चाहिए, वो पूरा भूल जाएगा। तो उन्होंने इस हिसाब से कहानी को स्टार्ट किया कि डी टाइम में वो भूल जाएगा। अब उन्होंने कहा, मान लिया किसी समय उसकी वेलोसिटी vt है, एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी, एक्वायर एवरेज वेलोसिटी किसी टी टाइम पर vt है, vt एवरेज वेलोसिटी है। अब अगले dt टाइम में, इन नेक्स्ट dt टाइम बीतेगा, डी टाइम बीतेगा, तो इसमें अगले डी टाइम में, या फिर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मोमेंटम मास से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से उसका इनिशियल मोमेंटम mvt है। अब डी टाइम बाद उसका मोमेंटम जो होने वाला है उसकी वैल्यू mv एट t प्लस dt टाइम, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये फंक्शन बता रहा हूं, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी उसकी vt है, डी टाइम बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी mv एट t प्लस dt, उनका एवरेज वेलोसिटी उसको चेंज कर रही है। अब उन्होंने कहा कि dt टाइम बाद हुआ क्या होगा? डी टाइम बाद ये हुआ होगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 1 बाई dt टाइम, मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, यानी 1 बाई dt प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने कहा कि dt बाई टाउ प्रोबेबिलिटी है कि उसकी ये वैल्यू 0 हो जाए, dt बाई टाउ प्रोबेबिलिटी है कि ये वैल्यू 0 हो जाए, और अगर वो टक्कर नहीं मार रहा है तो यानी 1 माइनस dt बाई टाउ प्रोबेबिलिटी बच गई। किस चीज की? कि उसकी वेलोसिटी बदल गई हो बिकॉज ऑफ फोर्स, जो फोर्स लग रहा था, पता नहीं कितना समझ में आ रहा है आपको। dt बाई टाउ टाइम बाद उसकी टक्कर मार दी तो रैंडमाइज हो गया, उसकी एवरेज वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। एवरेज वेलोसिटी vt थी, उसका एवरेज मोमेंटम mvt था, प्लीज ध्यान से समझिएगा। डी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए थी mv d प्लस dt, तो उनका dt बाई टाउ प्रोबेबिलिटी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि टक्कर मार देगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। और 1 माइनस dt बाई टाउ प्रोबेबिलिटी है कि वो टक्कर ना मारे तो वो एक्सेलरेट होता रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी mv जो थी प्लस ई बाई m इंटू dt। अरे f इंटू एफ dt लगा दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ये हो जाए। तो अब कौन सी माने? तो डी टाइम बाद वाली, इनिशियली तो ये वेलोसिटी थी, डी टाइम वाली वेलोसिटी को क्या माने? ये 0 माने कि ये माने? तो उन्होंने कहा ये भी हो सकती थी, 0 भी हो सकती, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है,
और इतनी हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो उन्होंने कहा कि प्रोबेबल मोमेंटम निकाल लेते हैं। प्रोबेबल मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी मोमेंटम निकालने के लिए उन्होंने वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। तो प्रोबेबल मोमेंटम उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा प्रोबेबल मोमेंटम mv एट t प्लस dt जो होगा वो होगा 0 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी dt बाई टाउ प्लस mv एट t प्लस ई बाई एम dt, ये विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस dt बाई टाउ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी समझते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वेटेड प्रोबेबिलिटी हमने निकाली कि वेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हमने ये निकाली कि इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू mv t प्लस dt की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास आया mv एट t प्लस dt इज इक्वल टू, पीछे आते हैं, इज इक्वल टू m एट v एट t प्लस ई बाई एम। ये जो हमारे पास आया mv इंटू डी टी इंटू 1 माइनस डी टी बाई टाउ, 1 माइनस डी टी बाई टाउ। अब इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, एम वी एट टी प्लस डी टी इज इक्वल टू एम वी टी, प्लीज चेक करिएगा, एम वी टी माइनस एम वी एट टी बाई टाउ, वी एट टी बाई टाउ, ये एवरेज वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटू डी टी प्लस ई बाई एम डी टी। एक टर्म आया हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज वो डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमें नेग्लेक्ट करनी थी, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। आई होप ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक्सप्रेशन आया। अब इसको इधर ले आए तो हमारे पास आया एम वी ऑफ टी प्लस डी टी माइनस वी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो ये आया हमारे पास, ये हमारे पास आया एम वी एट टी बाई टाउ विद माइनस साइन प्लस ई बाई एम, ये हमारे पास आया। ये एक्सप्रेशन जब हमारे पास आया, प्लीज ध्यान से देखिएगा, सॉरी ई बाई एम हमने एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि ई होगा, 4c लिखना था यहां पर, तो ई बाई एम नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे। बैक में भी जाके सही कर लेता हूं, बैक में भी जाके सही कर लेता हूं, ये बाई एम नहीं आएगा, बाई एम नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया एम वी टी बाई टाउ। अब उन्होंने कहा ये क्या चीज है, ये है डीवी बाई डी टी। अगर आप देखें फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया एम डीवी बाई डी टी, एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम वी एट टी एवरेज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी अपॉन टाउ प्लस ई। प्लीज ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमारे पास आया उन्होंने कहा कि अगर मैं लार्ज टाइम में कंसीडर करूं तो एवरेज वेलोसिटी नहीं बदल रही होगी। आफ्टर सफिशिएंट टाइम देखें तो एवरेज वेलोसिटी नहीं बदल रही होगी, तो आफ्टर सफिशिएंट टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो, तो इसको जीरो किया तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी यहां से निकल के आ गई। एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट ई टाउ बाई एम, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास निकल के आ गई ई टाउ बाई एम, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। जैसे ही एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गई तो हम यहां पे लिख सकते हैं सिग्मा की वैल्यू होती है एनईवीडी, एनईवीडी एवरेज वेलोसिटी, एनईवीडी। तो एनईवीडी जैसे मैंने यहां डाला तो हमारे पास आ गया एनी स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। इसी चीज का नाम, सॉरी ये हमारे पास सिग्मा नहीं, जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू हमारे पास आ गई एनईवी। तो जे की वैल्यू इन्होंने निकाली, जे की वैल्यू आई एनी स्क्वायर टाउ बाई एम, जे इज द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी। तो जे की वैल्यू हमारे पास आ गई एनी स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। तो एनी स्क्वायर टाउ बाई एम जो है ये हमारे पास
कहलाएगा. दिस इज कॉल्ड conductivity of the material. So from here we get any square tau by m. No half is there. यहाँ पे half नहीं आ रहा है. तो आई होप इट इज क्लियर. ड्रूड का मॉडल था, इसलिए ड्रूड वाली बात को ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है ड्रूड का, पर इसमें भी शॉर्टकमिंग्स है, पर अगर जे में पूछा जाएगा तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. पर अगर लाइफ में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप में कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. थैंक यू. बाय रहेगा सभी को. एंजॉय लाइफ. थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा कैलकुलेशन धीरे धीरे देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मिसमैच मेरे से भी हो गया होगा, पर ओवरऑल सही आंसर आ गया. तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. थैंक यू वेरी मच. बाय रहेगा सभी को. एंजॉय लाइफ. बाय 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 बाय.